हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं शीत युद्ध का दौर, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, शीत युद्ध का दौर। तो बच्चों, शीत युद्ध का दौर का हमने फर्स्ट पार्ट अपने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। अब ये जो पार्ट 2 है इस वीडियो में, उसके आगे के जो नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड आपको वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएंगी आपके चैप्टर से, आपके नोट से रिलेटेड। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कांगो संकट में मध्यस्थता की भूमिका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने निभाई थी। ठीक है बच्चों, कांगो संकट में मध्यस्थ की जो भूमिका थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने निभाई थी। आगे पढ़ते हैं। अस्त्र नियंत्रण हेतु सोवियत संघ व अमेरिका ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु प्रसार संधि व परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि पर हस्ताक्षर किया। प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? सोवियत संघ व अमेरिका ने। ठीक है, ताकि वो दोनों परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न कर सके, ठीक है, युद्ध में। दो ध्रुवीय विश्व में नव स्वतंत्र देशों का तीसरे विकल्प गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया। तो जो भी नए नए जो देश आज़ाद हुए थे उन देशों ने अपनी नई नीति यानी गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और फिर अपना शासन उसी दौरान किया। आगे बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रजेता जवाहरलाल नेहरू, यानी जिसने इसकी नींव रखी थी वो जवाहरलाल नेहरू थे। जोसेफ ब्राज, टीटो, गमाल अब्दुल और वाने एनकुमा, यानी ये कुछ नेताओं ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव को रखा था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। ठीक है बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने और अपनी जनता की गरीबी से उभारने की थी। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो इस रूप में देखा गया। आगे देखिए बढ़ते हैं। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधी सम्मेलन में टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा व्यापार के विकास के लिए ये जो रिपोर्ट थी ये प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, आगे है। समय के साथ गुटनिरपेक्षता की प्रकृति में आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। समय के साथ साथ गुटनिरपेक्षता की जो प्रकृति थी उसमें आर्थिक मुद्दे यानी अपने देश की जो आर्थिक विकास की मुद्दे थे उनको महत्व दिया जाने लगा और उसके द्वारा अपना विकास किया गया। भारत शीत युद्ध कालीन प्रतिद्वंदिता को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अधिक से अधिक हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। ओके, आगे देखिए। गुटनिरपेक्ष के कारण भारत के लिए ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेना आसान हो गया जिससे उसका फायदा होता हो। तो गुटनिरपेक्षता के कारण भारत के लिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेना आसान हो गया जिससे उसका फायदा होता था। ठीक है, आगे। भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि की थी। भारत ने 1931 में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि की थी। हालांकि उसके दौरान भी वो अपनी नीति पे अमल रहा, गुटनिरपेक्षता की नीति पे अमल रहा। भारत को बांग्लादेश संकट के समय राजनीतिक और सैनिक सहायता की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने ये संधि की थी। ठीक है, तो जो बांग्लादेश जो था उसमें जो संकट आया था तो उसी के दौरान उसी की सहायता के लिए इसने जो कि सोवियत संघ से 1971 में संधि की थी। तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल न होना की नीति का पालन करना, यानी तटस्थता यानी अपने एक ही जगह पर मौजूद रहना, इधर उधर मतलब किसी और गुट में शामिल न होना या युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना, ये होता है तटस्थता का अर्थ। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 देश शामिल थे। ठीक है, प्रथम गुटनिरपेक्षता सम्मेलन में 25 देश पहले शामिल हुए। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 देश शामिल थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता था। तो जो अलग जो तीसरा गुट बना था उसको तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता था। विश्वसकारी शस्त्रों को बनाने, उनका काम करने व उन पर नियंत्रण करने की नीति विश्वसकारी
विश्वसकारी कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है को ही निशस्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है, इसकी जो नीति थी, जो भी इसकी नीति थी, उसी को विश्व शस्त्रीय नीति कहा जाता था। विश्व सक्रिय अस्त्रों के बनाने पर उनका काम करने व उन पर नियंत्रण करने की नीति को ही निशस्त्रीकरण कहते थे। ठीक है, यानी कि अस्त्रों को न बनाना को निशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया कि शस्त्रों को बनाने और उनका काम करने और उन पर नियंत्रण करने की जो नीति थी उसको निशस्त्रीकरण की नीति कहा जाता था। तो बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे और सेकंड वीडियो में ये पॉइंट्स कंप्लीट हो जाता है। अब आने वाली जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पेपर में 101% आते ही आते हैं। हर साल एक क्वेश्चन उनमें से देखा जाता है। तो बच्चों प्लीज़ आप इसी तरीके से हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारा हेल्प कीजिए ताकि हम आप लोगों को इसी तरीके की नई नई वीडियो आगे भी देते रहें। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ बच्चों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।